हेलो दोस्तों, मैं हूं स्मिता कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल पेडी सर्कल। क्या आपको पता है ओवेरियन कैंसर महिलाओं में होने वाला 8वां सबसे आम कैंसर है। करीब 78 यानी 78 महिलाओं में से एक महिला को ओवेरियन कैंसर होने का खतरा होता है। ओवेरियन कैंसर ज्यादातर 63 यानी 63 वर्ष से अधिक उम्र की बुजुर्ग महिलाओं में देखा जाता है। मेडी सर्कल आपके पास लाता है राइट इन्फॉर्मेशन सीधे एमिनेंट डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स की जुबानी, इसलिए इस चैनल पर आप हमेशा ऑथेंटिक कंटेंट ही पाएंगे। आपके लिए यह वीडियो देखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह इंफॉर्मेशन देता है एक ऐसे फॉर्म ऑफ कैंसर के बारे में कि जिसकी ओर अगर आपका ध्यान समय पे नहीं गया तो वो शरीर को काफ़ी हद तक नुकसान कर पहुंचा सकता है। यह कैंसर है ओवेरियन कैंसर। महिलाओं में होने वाले इस कैंसर के बारे में हमने कई एक्सपर्ट्स, सीनियर डॉक्टर्स, ऑन्कोलॉजिस्ट से बात की। उनसे ये पता करने की कोशिश की कि इस बीमारी के लक्षण क्या हैं, सिम्टम्स क्या है, कारण क्या है और इसका ट्रीटमेंट कैसा है और किस तरह से प्रिवेंटिव स्टेप्स लेकर के हम इस बीमारी से बच सकते हैं। तो आइए वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर्स से जाने कि वो इस बीमारी के बारे में क्या कह रहे हैं। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं, बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं, इफ यू वांट टू स्टे अवे फ्रॉम ऑल द डिजीजेस, स्टे ट्यून टू मेडी सर्कल, स्टे हेल्दी। हालांकि ओवेरियन कैंसर किसी भी एज में हो सकता है। ये ज्यादा कॉमन 50 से 60 वर्षों की महिलाओं में है। इंडिया में ओवेरियन कैंसर का केसेस का पोजीशन सेकंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है। 1980 से हमारी कंट्री में ओवेरियन कैंसर के इंसिडेंसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। मेडी सर्कल एक एक्सक्लूसिव सीरीज कंडक्ट कर रही है जिसमें कि एमिनेंट गायनिकोलॉजिस्ट एंड ऑन्कोलॉजिस्ट से आप डायरेक्ट और ज्यादा रिलायबल इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। हाय, मैं हूं अमृता प्रिया और आप देख रहे हैं मेडी सर्कल। आज हमारे शो में डॉक्टर मोनिशा गुप्ता मौजूद हैं। डॉक्टर मोनिशा गुप्ता मैक्स इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर केयर एंड मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दिल्ली से एसोसिएटेड है एज अ लैप्रोस्कोपिक गायने एंड ऑन्को सर्जन। इनके एरिया ऑफ इंटरेस्ट हैं साइटोरिडक्टिव सर्जरी, मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी, hereditary gyne cancer and fertility preserving management for gyne cancers. Dr. Monisha has published works and presentations to her credit. Welcome, Dr. Monisha, to Medi Circle. Thanks, Amrita, and thanks to the Medi Circle organization. मैं first of all congratulate करना चाहूँगी Medi Circle को कि such a good initiative they have taken to spread awareness about ovarian cancer. इस टाइम पे जब कोविड पैंडेमिक है, everybody is conscious and worried about COVID. हर जगह कोविड फैला है। हम लोग, हमारी फैमिलीज, सब लोग कोविड की वजह से ज्यादा परेशान हैं। ऑब्वियसली जितना सिवियरिटी देखा गया है सेकेंड वेव में, उस हिसाब से वरीड होना जायज भी है, लेकिन फिर भी कुछ डिजीजेस ऐसी होती हैं, स्पेशली कैंसर, जिनको हम इतने बुरे टाइम में भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। बाकी सब डिजीजेस नेग्लेक्ट हो रही हैं, इसलिए कैंसर भी नेग्लेक्ट हो रहा है। तो ओवेरियन कैंसर डे के उपलक्ष्य में हम कोशिश करेंगे आज कि हम थोड़ा सा लोगों को ओवेरियन कैंसर के लिए जागरूक कर पाए। So, Amita, let's start for today. Yes. So, Dr. Monisha, क्या हर प्रकार के सिस्ट का इवैल्यूएशन जरूरी है? क्या सभी सिस्ट में ओवेरियन कैंसर के चांसेस की संभावना है? आप ओवेरियन सिस्ट, अच्छा, तो ओवेरियन सिस्ट अगर मैं डिस्क्राइब करूं तो व्हाट इज ओवेरियन सिस्ट? ओवेरियन सिस्ट हमेशा अल्ट्रासाउंड पे देखा जाता है। रेडियोलॉजिस्ट बताते हैं कि आपकी ओवरीज में सिस्ट है। सिस्ट होता क्या है कि ओवरीज के अंदर एक पानी भरे हुए बैग को हम सिस्ट कहते हैं। कोई भी ऐसा चीज जिसको हमें लगे कि पानी भरा हुआ है हमारे ओवरी के अंदर, उसको रेडियोलॉजिस्ट सिस्ट कहते हैं। और देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ ओवेरियन सिस्ट। कुछ सिस्ट नॉर्मल होती हैं, यंगर गर्ल्स में होती हैं, एज ग्रुप्स डिफरेंट होते हैं हर प्रकार के सिस्ट के लिए। ज्यादातर सिस्ट, मैं कहूंगी 90% ऑफ ओवेरियन सिस्ट आर नॉट कैंसर्स। वो कैंसर के सिस्ट नहीं होते, वो सादी गांठ होती है। अगर मैं शुरू से शुरू करूं तो जो 3 सेंटीमीटर के अगर छोटे सिस्ट हैं, तो वो एक आपका ओवरी के अंदर जो नॉर्मल एग्स होते हैं वो भी सिस्ट की तरह ही दिखते हैं। तो 3 सेंटीमीटर से नीचे का साइज अगर सिस्ट का होता है
तो वो आपका फॉलिकल, जिसे हम एग भी कहते हैं नॉर्मल कॉमन लैंग्वेज में, वो एग भी हो सकता है। तो उसके लिए कोई ट्रीटमेंट या कोई इवैल्यूएशन की जरूरत नहीं है। वो आपके 2 या 3 आपके जो मेंसेस होते हैं, साइकिल्स होते हैं, वो 2 या 3 साइकिल्स के बाद ही वो अपने आप खत्म हो जाएगा। तो अच्छा। वो चीज आपको रेडियोलॉजिस्ट और गायनेकोलॉजिस्ट ही बताएंगे। दूसरी तरफ के सिस्ट होते हैं जिसे हम एंडोमेट्रोसिस कहते हैं। बहुत लोग जानते हैं इस बारे में बिकॉज काफी कॉमन है। आज हर 5वीं लेडी को आजकल एंडोमेट्रोसिस होता है। एंडोमेट्रोसिस में क्या होता है कि जो सिस्ट होती है ओवरीज के अंदर, उसमें ब्लड भर जाता है। ऐसी सिस्ट को कैंसर की सिस्ट नहीं कहते, लेकिन उनका इलाज करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि उनसे आगे चल के इनफर्टिलिटी होने का रिस्क रहता है, उसकी संभावना बनती है कि आगे जाके में भी बच्चा पैदा होने में तकलीफ होती है। तो ज्यादातर एंडोमेट्रोसिस वाली जो सिस्ट होती हैं उनका दवाइयों से ही इलाज हो जाता है। अगर दवाई असर नहीं कर रही है या बहुत बड़ी सिस्ट हो गई है, तो फिर हम आपको सर्जरी एडवाइस करते हैं। और अगर सिस्ट की बात करें तो आजकल हर कोई जानता है पीसीओडी। पीसीओडी बहुत कॉमन है, हर थर्ड लड़की को पीसीओडी है। उसमें भी यही होता है कि सिस्ट हो जाते हैं, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ योर हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स के ऊपर नीचे की वजह से सिस्ट होते हैं। तो वो भी कैंसर के सिस्ट नहीं होते। आप दवाई लेते हो, अपना वेट रिड्यूस करते हो, तो वो सिस्ट गायब हो जाता है। बहुत कम तरह की सिस्ट होती है जो कि आपकी कैंसर की होने की संभावना होती है। उसमें कैंसर होने का कितना शक है, वो आपको आपके रेडियोलॉजिस्ट और गायनेकोलॉजिस्ट ही मिलके बता पाते हैं। साथ में कुछ और इवैल्यूएशन के लिए टेस्ट भी होते हैं। उसके बाद आपका एक कैंसर का स्कोर निकाला जाता है, तो आपको संभावना बताई जाती है कि हाँ, आपके ओवरी में जो सिस्ट है उसमें कैंसर होने की कितनी संभावना है। तो हर तरह के सिस्ट के लिए इवैल्यूएशन या ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती, लेकिन हाँ, आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। ऑलराइट। अच्छा, जो महिलाएं इनफर्टिलिटी या इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट जिनका चल रहा है, तो क्या उनको ओवेरियन कैंसर के चांसेस रहते हैं? हाँ, हाँ अमृता, आजकल इनफर्टिलिटी बहुत कॉमन हो गया है। पहले 10 में से एक लोगों एक का इलाज होता था, अब 10 में से 5 या 6, 60% लोग इनफर्टिलिटी से ही कंसीव करते हैं। इनफर्टिलिटी मतलब कि बच्चा पैदा ना हो पाना अपने आप में एक कैंसर का बहुत बड़ा रिस्क होता है। क्यों? क्योंकि उसमें आपके हार्मोन लेवल्स काफी हाई हो जाते हैं बॉडी में, और एस्ट्रोजन लेवल्स बहुत हाई हो जाते हैं, तो वो आपको कैंसर का एक रिस्क देते हैं। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि एक 35 इयर्स की लेडी है जिसके कोई बच्चा नहीं है, और एक 35 इयर्स की लेडी है जिसके 2 या 3 बच्चे हैं, तो डेफिनेटली द वन हु डोंट हैव अ किड, उसमें कैंसर का रिस्क अबाउट 60% ज्यादा है। एक प्रेगनेंसी आपके कैंसर के रिस्क को 70% कम कर देती है। एक प्रेगनेंसी, सिंगल प्रेगनेंसी। तो ये तो हुआ इनफर्टिलिटी की बात कि बच्चा पैदा ना कर पाना ही अपने आप में कैंसर का एक रिस्क होता है। दूसरा, जो हम ट्रीटमेंट लेते हैं इनफर्टिलिटी के लिए, जो हम इंजेक्शंस लेते हैं या दवाइयां लेते हैं, सब तरह की दवाइयों से कैंसर का रिस्क नहीं बढ़ता, लेकिन कुछ स्ट्रॉन्ग इंजेक्शन जिसे कह लो, या स्ट्रॉन्ग हार्मोनल इंजेक्शन जिसको हम गोनाडोट्रोपिन्स कहते हैं, वो पर्टिकुलरली आपके कैंसर के रिस्क को, चाहे वो ओवेरियन कैंसर हो चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर हो, दोनों के रिस्क को थोड़ा इंक्रीज करती हैं। ज्यादा नहीं, बट मिनिमल हाँ इंक्रीज करते हैं। बट वो आपके इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए जरूरी होते हैं, तो आप उनको अवॉइड नहीं कर पाते। लेकिन इनफर्टिलिटी के दौरान ही आपको एकदम स्ट्रिक्ट उसके लिए रखना पड़ता है इवैल्यूएशन, और प्रेगनेंसी होने के बाद आपको अपने प्रिवेंटिव मेजर्स लेने पड़ते हैं कैंसर के रिस्क को कम करने के लिए। तो हाँ, मैं कहूंगी कि इनफर्टिलिटी से कैंसर का रिस्क बढ़ता है। ओके, एंड क्या ओवेरियन कैंसर हेरिडिटरी डिजीज है? हाँ, 10% ऑफ ओवेरियन कैंसर्स आर हेरिडिटरी। मतलब कि 100 में से 100 लेडीज जिनको ओवेरियन कैंसर है, उनमें से 10 लेडीज ऐसी होंगी जिनकी फैमिली में ये कैंसर रन कर रहा होगा। इसका रीजन होता है कुछ जीन्स। आप सबने सुना होगा BRCA1 BRCA2 नाम की जीन्स होते हैं। अगर नॉर्मली वो हम सबके पास होते हैं, दे आर नॉर्मल जीन्स। अगर उनमें किसी तरीके का म्यूटेशन हो जाती है या वो डिफेक्टिव हो जाते हैं, तो वो आपको ओवेरियन और ब्रेस्ट कैंसर के लिए इंक्रीज रिस्क देते हैं। और ये जीन्स मदर टू डॉटर, ग्रैंड मदर टू मदर, मदर टू डॉटर तक ट्रांसमिट होते हैं, तो वो आपकी फैमिली में रन कर जाते हैं। तो अगर आपकी फैमिली में किसी को ब्रेस्ट या ओवेरियन कैंसर हुआ है,
तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, आपको अपना रिस्क इवैल्यूएट करा होना चाहिए कि आप कहीं उस फैमिली में तो नहीं फॉल करते जहाँ पे आपका ओवेरियन कैंसर के म्यूटेटेड जीन्स ट्रेवल कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो अगर मैं कहूंगी कि एक नॉर्मल फैमिली की लेडी है उसका रिस्क लेस देन 5% होता है, और अगर एक ब्राका म्यूटेटेड फैमिली की लेडी है उसका ओवेरियन कैंसर का रिस्क अबाउट 40 to 50% होता है। दैट इज प्रीटी हाई, जो कि बहुत ज्यादा है। तो यू शुड बी नोइंग योर फैमिली हिस्ट्री। ओके, एंड ओवेरियन कैंसर को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है? ओवेरियन कैंसर को प्रिवेंट मैं कहूंगी टोटली तो नहीं किया जा सकता, बिकॉज इसके कोई ऐसा पॉजिटिव रीजन नहीं है। जैसे कि हम कहेंगे कि सर्वाइकल कैंसर का रीजन होता है वायरस, तो आप वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन लगवा लेते हो तो सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंट हो जाता है, ठीक है। ओवेरियन कैंसर का ऐसा कोई एक पर्टिकुलर रीजन नहीं होता, उसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। अगर आपको इसको प्रिवेंट करना है या अर्ली डायग्नोज करना है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ओवेरियन कैंसर के अर्ली मतलब अगर ओवेरियन कैंसर किसी को हो रहा है तो उसके अर्ली टाइम में सिम्टम्स होते हैं जो कि बहुत नॉन स्पेसिफिक होते हैं, जो सबको होते हैं, जैसे कि लोअर बॉडी में हेवीनेस रहना, खाने के बाद गैशियस फीलिंग रहना, जो कि आई थिंक हर लेडी को होते हैं, थाइस के इनर पार्ट पे पेन रहना, जो कि हर लेडी को मेंसेस के या मेंसेस के बाद होते हैं। यही कॉमन सिम्टम्स होते हैं ओवेरियन कैंसर। हम उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं, हमें लगता है कि कुछ और हो रहा है, लेकिन अगर यही सिम्टम्स आपको बार बार हो रहे हैं और लगातार हो रहे हैं, लाइक 2 या 3 हफ्ते लगातार हो रहे हैं, या ठीक होने के बाद दोबारा हो जाते हैं, तो आपको अपना एक इंटरनल एग्जामिनेशन गायनेकोलॉजिस्ट से और अल्ट्रासाउंड एक गुड रेडियोलॉजिस्ट से करवाना चाहिए, जस्ट टू मेक श्योर कि ओवरीज नॉर्मल है, नथिंग इज गोइंग रॉन्ग विद द ओवरीज। ये श्योर करने के लिए आपको अपना एक चेकअप करवाना जरूरी है। इसके अलावा जैसे मैंने बोला, आपको अपना फैमिली हिस्ट्री पता होना चाहिए कि आप एक ब्राका म्यूटेटेड फैमिली को बिलोंग तो नहीं करते। अगर करते हैं इन केस, तो आपके लिए कुछ मेडिसिन होती हैं, कुछ सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं, जिसकी वजह से आपको ओवेरियन कैंसर का रिस्क बहुत कम हो जाता है। इसके अलावा अगर मैं कहूंगी, आप अपना रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री, मतलब करेक्ट एज पे प्रेगनेंसी होना और प्रेगनेंसी के बाद बच्चे को मिनिमम 18 मंथ्स तक दूध पिलाना, लैक्टेट करना। Pregnancy and lactation significantly decreases the risk of ovarian cancer as well as breast cancer. So इससे आप अपना ovarian cancer का रिस्क बहुत रिड्यूस कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने बोला था कि अगर आप इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के बाद अगर आपने कंसीव किया है, तो डिलीवरी के बाद आप अगर OCPs लेंगे, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जैसे माला एन, माला डी, गर्भ निरोधक गोलियां जो होती हैं, उनसे ओवेरियन कैंसर का रिस्क बहुत कम होता है। इट डिक्रीजेस द चांसेस बाय अबाउट 70-80%। तो वो मैं स्पेसिफिकली आपको एडवाइस करती हूँ टू डिक्रीज द चांसेस। ऑलराइट, और अगर डायग्नोसिस अर्ली हो गया तो क्या? जस्ट वन मिनट अमृता, जस्ट वन मिनट, एंड आल्सो टू मेंटेन, सॉरी अमृता, जस्ट टू इंटरप्ट यू, एक और चीज, राइट वेट मेंटेन करना, बिकॉज ओवेरियन कैंसर ओबीज गर्ल्स में या ओबीज लेडीज में बहुत कॉमन है। अगेन उसका रीजन यही है कि आपके हार्मोनल लेवल्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो एक राइट अपना बॉडी वेट राइटली मेंटेन करना इज आल्सो इम्पोर्टेंट टू डिक्रीज द चांसेस ऑफ ओवेरियन कैंसर। ओके, एंड अर्ली डायग्नोसिस अगर हो जाए तो क्या उसको ज्यादा कंट्रोल्ड से मैनेज किया जा सकता है, या अर्ली डायग्नोसिस क्या जरूरी है? ओवेरियन कैंसर के लिए अर्ली डायग्नोसिस बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर मैं ओवेरियन कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर, आप सब ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जानते हैं, ओवेरियन कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर को अगर मैं कंपेयर करूं, तो ब्रेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन होता है, आप उसको फील कर पाते हो। कोई भी लंप होता है या डिस्चार्ज होता है, आपको फटाफट पता चल जाता है, तो आप फटाफट अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास चले जाते हो कि हमारे ब्रेस्ट में कुछ प्रॉब्लम है। ऐसा आप ओवरीज के साथ नहीं कर पाते, बिकॉज ओवरीज इंटरनल ऑर्गन है, और शुरुआती दौर में ओवेरियन कैंसर के कोई खास सिम्टम्स नहीं होते। जैसे मैंने बोला कि बहुत नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं जो कि नेग्लेक्ट हो जाते हैं। तो जब हमारे पास ओवेरियन कैंसर डायग्नोज होता है ना, तो ऑलरेडी लेडी जो होती है वो स्टेज 3 या 4 में होती है। स्टेज 1 और 2 में बहुत मुश्किल होता है ओवेरियन कैंसर को डायग्नोज करना, क्योंकि पेशेंट आपके पास आता ही नहीं है, क्योंकि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होती।
तो अगर स्टेज 1 और 2 में ओवेरियन कैंसर डायग्नोज करना किया तो उसको ट्रीट करना बहुत आसान होता है। सिर्फ एक सर्जरी होती है जिसकी वजह से पूरा कैंसर खत्म हो जाता है। उसके बाद उसके वापस आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। कीमोथेरेपी हम अवॉइड कर पाते हैं और आपका कैंसर पूरी तरह 100% क्योर हो जाता है। तो अगर इसी चीज को मैं स्टेज 3 या 4 में बोलूं, तो अगर एक लेडी ओवेरियन कैंसर की मेरे पास स्टेज 3 में आती है तो मैं उनको साफ बोल देती हूँ कि मैं आपका कैंसर क्योर नहीं कर सकती, मैं सिर्फ कंट्रोल कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि आपका कैंसर ठीक होता जाएगा लेकिन वापस आता जाएगा, फिर ठीक होगा, फिर वापस आएगा। सो वो डायबिटीज की तरह एक बीमारी बन जाती है जिसमें आपको मल्टीपल टाइम्स ट्रीटमेंट चाहिए, मल्टीपल टाइम्स आपको उसमें कीमोथेरेपी चाहिए, मल्टीपल सर्जरीज में भी चाहिए। तो क्योर कभी नहीं हो पाएगा बट कंट्रोल कर सकते हैं। तो बात करने का तरीका और ट्रीटमेंट का जो एम होता है वही चेंज हो जाता है स्टेज 1 और 3 में। तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डायग्नोज ओवेरियन कैंसर इन स्टेज 1. Okay, all right. So thank you so much, Dr. Monisha, for your insights on ovarian cancer. क्योंकि ये ज्यादातर विमेन जो थोड़े से ज्यादा एज ग्रुप में रहती हैं उनको अफेक्ट करता है, इसीलिए यंगर जनरेशन को इसके बारे में ज्यादा जानकारी होती नहीं है। तो आपके जैसे डॉक्टर्स अगर उसके नहीं, Amita, I want to correct and this कि ovarian cancer around 80% 60 years या 50 years के बाद होता है, लेकिन कुछ टाइप ऑफ ओवेरियन कैंसर्स ऐसे होते हैं जो यंगर गर्ल्स में होते हैं। यंगर गर्ल्स मतलब टीन एज में, लाइक 14 years, 15 years, 18 years, मे बी 20 years, 22 years, इस एज ग्रुप में जो ओवेरियन कैंसर्स होते हैं वो अलग तरह के होते हैं। वो भी कैंसर ही होते हैं, उनके लिए भी हम सर्जरी और कीमोथेरेपी ही करते हैं और उनमें भी वापस आने के चांसेस होते हैं, लेकिन वो आपके जनरली जेनेटिकली होते हैं। I mean, आप उसमें कुछ भी उनको बोल नहीं सकते कि ये क्यों हुआ, उनके कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं होते। लेकिन उस एज ग्रुप में भी अगर आपका ओवरीज में कोई मास है या कोई सिस्ट है या आपको पेन हो रहा है, बार बार आपको यूरिनेशन आ रहा है, मतलब यूरिन बार बार आ रहा है, लोअर बॉडी आपका पेट फूलता जा रहा है, अल्ट्रासाउंड पे कोई ओवेरियन मास है, तो इस एज ग्रुप के जो कैंसर्स होते हैं वो भी डायग्नोज होते हैं और वो बहुत अच्छे कैंसर्स होते हैं, वो टोटली क्यूरेबल होते हैं, ट्रीटेबल होते हैं। उसमें हम लिमिटेड सर्जरीज करते हैं ताकि जो गर्ल होती है उसको मेंसेस भी आते हैं बाद में और उसको बाद में बेबी भी होता है। सिर्फ अफेक्टेड ओवरी निकाली जाती है, यूट्रस और दूसरा ओवरी छोड़ दिया जाता है, तो आगे चल के उसको मेंसेस भी होते हैं और प्रेगनेंसी भी होती है। तो इस एज ग्रुप में भी कैंसर्स काफी कॉमन हो रहे हैं एंड वी आर रेगुलरली ऑपरेटिंग ऑन यंग गर्ल्स दीस डेज। यंग गर्ल्स मतलब 18 years, 17 years, 22 years. Okay. So what can be the causes of that? जैसे इतने यंग गर्ल्स में क्या कॉज हो सकता है या जस्ट हेरिडिटरी रीजंस के कारण ऐसा होता है? नहीं, these are not hereditary cancers. वो hereditary cancers होते हैं जो आपके फैमिली में रन करते हैं, मतलब कि आपको ऐसे मदर या ग्रैंड मदर की तरफ से आपको वो जीन्स मिले हैं जिसकी वजह से आपको कैंसर हो रहा है। जो यंग गर्ल्स में जो कैंसर्स की मैं बात कर रही हूँ वो जेनेटिकली ड्राइव्ड होते हैं, मतलब कि जब हमारे ये 11 या 12 years पे हमें मिनार्की होती है, गर्ल्स को जो मिनार्की होती है उसमें जो उनके हॉर्मोन्स ब्रेन से जो उनके ओवरीज तक हॉर्मोन्स ट्रेवल करते हैं, उसकी जो इम्बैलेंस की वजह से कई बार आपके ओवेरियन सिस्ट में कैंसर डेवलप हो जाता है। अच्छा। तो हम आजकल ही रेगुलरली देख रहे हैं। इसके रिस्क फैक्टर्स कुछ नहीं है, इसके कुछ भी मैं ये नहीं कहूंगी कि ये करने से आप उसको रोक सकते हैं, लेकिन हम कॉमनली देख रहे हैं मे बी दे आर स्ट्रेस इंड्यूस्ड, बिकॉज स्ट्रेस आजकल हर एज ग्रुप पे है। Maybe they are environmental induced, maybe they are dietary induced, nobody knows. कोई जानता नहीं है इस बारे में, but आजकल देख रहे हैं हम young girls में cancers. Okay. So thank you so much, Dr. Monisha, for your insights on ovarian cancer. Because many people are not really aware of it. Even women are not aware of this cancer, this type of cancer. So आपके जैसे experts and specialists जब इसके बारे हैं तो रिलायबिलिटी ज्यादा बढ़ती है इस इंफॉर्मेशन की। और आप क्या ऐड करना चाह रही थी, बताइए। बिल्कुल नहीं, आई जस्ट वांट टू कांग्रेचुलेट योर ऑर्गेनाइजेशन एंड यू, क्योंकि द थिंग इज कि ओवेरियन कैंसर जैसे आपने बोला नोबडी इज अवेयर एंड दैट्स अ रियलिटी, दैट्स अ ट्रूथ।
ओवेरियन कैंसर के बारे में कोई ज्यादा नहीं सोचता, सब लोग ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर के बारे में सोचते हैं, बिकॉज ब्रेस्ट कैंसर इज एक्चुअली नंबर वन कैंसर इन वुमेन इन आवर कंट्री। हर मतलब 8th या 9th लेडी को आजकल ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है, और सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंटेबल कैंसर होता है वैक्सीनेशन की वजह से। तो सबको इन दोनों कैंसर्स के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होता है, बट अपार्ट फ्रॉम दीज टू कैंसर्स, ओवेरियन कैंसर जो बहुत ज्यादा कॉमन होता जा रहा है आजकल, इसके बारे में कोई नहीं जानता, और यूजुअली नहीं जानता तो कोई डॉक्टर के पास जाता भी नहीं जल्दी से। दैट इज वाई स्टेज 3 या 4 में डायग्नोज होते हैं, और दैट इज वाई वो क्योर नहीं हो पाते। So through your organization and through your medium, everybody gets to know about it, and it's really very good and very commendable. Thanks, Amrita. So thank you, Dr. Monisha, for being part of the MediCircle show. Stay safe. Thank you.